दोस्तों, राइज एंड शाइन में आपका फिर से स्वागत है। यह कहानी एक समय की है जब शिवपुर नामक एक छोटे से नगर में गोविंद नाम का एक ईमानदार और मेहनती गहनों का व्यापारी रहता था। हालांकि वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था, लेकिन उसके व्यापार में उसे अच्छे मुनाफे की कमी महसूस हो रही थी। कई कोशिशों के बाद उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी बड़े शहर में जाए। गोविंद ने अपना सारा सामान समेटा और 90 मील दूर हरिपुर नाम के एक बड़े शहर में जाकर बसने का निर्णय लिया। हरिपुर एक संपन्न शहर था और यहाँ गोविंद की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसके व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी और कुछ ही सालों में वह ढेर सारे सोने के सिक्कों का मालिक बन गया। एक दिन गोविंद को अपने पुराने शहर शिवपुर की याद आई। उसने सोचा कि क्यों न पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने शिवपुर जाया जाए। ये सोचकर उसने कुछ दिन के लिए अपना व्यापार बंद किया, अपनी सारी कमाई को एक थैली में रखा और शिवपुर के लिए निकल पड़ा। रात को यात्रा करते हुए गोविंद एक सराय में ठहर गया। उसी सराय में नागेश नामक एक चालाक ठग भी रुका हुआ था, जो अमीर यात्रियों को ठगने की योजना बनाता था। नागेश ने गोविंद की थैली पर नजर डाली और तुरंत एक योजना बना ली। उसने गोविंद से दोस्ती बढ़ाई और कहा, राम राम भाई, सुना है आप भी शिवपुर जा रहे हैं। मेरा भी वही इरादा है, क्यों ना हम साथ साथ सफर करें। गोविंद ने नागेश की बात मानी और अगली सुबह दोनों मिलकर शिवपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में नागेश ने गोविंद से उसकी सारी कमाई और यात्रा के उद्देश्य की जानकारी हासिल कर ली। जब वे शिवपुर के पास पहुंचे, नागेश ने गोविंद से कहा, भाई, शिवपुर में बाहर से आने वाले व्यापारियों पर टैक्स लगता है। क्यों ना हम में से एक व्यापारी बनकर टैक्स भरे और दूसरा बिना टैक्स दिए प्रवेश कर जाए। गोविंद को नागेश की बात में कोई बुराई नहीं लगी और उसने सोचा कि इससे उसका पैसा बच जाएगा। नागेश ने खुद को बड़ा भाई कहकर टैक्स भरने की जिम्मेदारी ली, जिससे गोविंद का उस पर भरोसा और बढ़ गया। वे दोनों मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां कर अधिकारी ने नागेश से 10 सोने के सिक्के टैक्स के रूप में मांगे। नागेश ने थोड़ी आनाकानी के बाद गुस्से में टैक्स अदा किया और वे दोनों शिवपुर में दाखिल हो गए। शिवपुर में पहुंचने के बाद गोविंद को याद आया कि उसने अपना पुराना घर बेच दिया था, इसलिए उसने नागेश के साथ एक सराय में रुकने का निर्णय लिया। सराय में पहुंचकर नागेश ने उनका सामान एक कमरे में रखवाया और अपनी जेब से 10 चांदी के सिक्के निकालकर गोविंद की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, यह तुम्हारी तनख्वाह है। गोविंद ने हैरानी से पूछा, क्या तनख्वाह? यह क्या मजाक है? नागेश ने गंभीर होते हुए कहा, यह मजाक नहीं है, तुम मेरे नौकर हो और यह तुम्हारी तनख्वाह है। यह सुनकर गोविंद चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि नागेश ऐसा क्यों कह रहा है। उसने बहस में न पड़ते हुए सोचा कि वह अलग सराय में रुक जाएगा। जैसे ही गोविंद अपना सामान उठाने लगा, नागेश ने गुस्से में उसकी थैली छीन ली और बोला, यह मेरी थैली है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? गोविंद हक्का बक्का रह गया और बोला, भाई, यह थैली मेरी है, तुम अच्छी तरह जानते हो। नागेश हंसते हुए बोला, मुझे क्या, तू मेरा नौकर होकर मुझे आंखें दिखा रहा है। यह कहकर उसने गोविंद के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ से गोविंद सन्न रह गया और शोर शराबा सुनकर सराय के बाकी लोग इकट्ठा हो गए। नागेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह मेरा नौकर है और इसकी नीयत खराब हो गई है। यह मेरी थैली चुराने की कोशिश कर रहा है। गोविंद ने तुरंत जवाब दिया, यह झूठ बोल रहा है, मैं इसका नौकर नहीं हूं। यह एक ठग है और मेरी मेहनत की कमाई हड़पना चाहता है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया और सराय का मालिक उन्हें नगर के न्यायाधिकारी के पास ले गया। न्यायाधीश ने स्थिति को समझते हुए पूछा, पहले यह बताओ कि थैली में कितने सिक्के हैं। नागेश और गोविंद के बीच अब एक बड़ा विवाद हो गया था और न्यायाधीश को निर्णय लेने के लिए और भी साक्ष्य की आवश्यकता थी। गोविंद बोला, मैं सच बताता हूं। लेकिन तभी नागेश बीच में ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, थैली में कितनी अशर्फियां हैं यह मैं बताऊंगा। न्यायाधीश ने दोनों की बहस को देखा और उन्हें अलग अलग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों से अलग अलग गिनती करवाना चाहता हूं ताकि असली मालिक का पता चल सके। न्यायाधीश ने दोनों से अलग अलग गिनती करवाई और अपने एक कर्मचारी से भी गिनती करवाने का आदेश दिया। जब गिनती पूरी हुई तो दोनों ने जो संख्या बताई वह समान थी। अब न्यायाधीश सोच में पड़ गए कि यह मामला उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा,
अगर तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत या गवाह है तो उसे पेश करो ताकि न्याय किया जा सके। यह सुनकर गोविंद गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने गांव शिवपुर से इतनी दूर से यहां कोई सबूत या गवाह कैसे लाएगा। शिवपुर में उसके कुछ दोस्त और रिश्तेदार थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उसने 3,000 अशर्फियां कमाई हैं। तभी नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जब मैं शिवपुर के मुख्य द्वार से शहर में दाखिल हुआ था तो मैंने वहां के कर अधिकारी को 10 अशर्फियां अदा की थीं। आप शहर के मुख्य द्वार पर तैनात कर अधिकारी से मेरी बात की सच्चाई जान सकते हैं। न्यायाधीश ने नागेश की बात पर गौर किया और मुख्य द्वार के कर अधिकारी को बुलाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद कर अधिकारी को पेश किया गया। उसने बताया, हाँ, यह सत्य है। नागेश ने शिवपुर के मुख्य द्वार पर 10 अशर्फियां कर के रूप में अदा की थीं। यह सुनकर न्यायाधीश के चेहरे पर संतोष की झलक आई। अब न्यायाधीश ने गोविंद से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा सबूत या गवाह है जो तुम्हारी बात की पुष्टि कर सके? गोविंद चुप रहा। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। उसने सोचा था कि वह बिना किसी प्रमाण के ही सारी अशर्फियां अपनी बताकर नागेश से झगड़ा जीत लेगा, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि बिना सच्चाई के किसी का हक नहीं छीना जा सकता। न्यायाधीश ने अंत में निर्णय सुनाया, क्योंकि नागेश के पास प्रमाण है और गोविंद के पास कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, इसलिए अशर्फियां नागेश की ही होंगी। नागेश ने कहा, हुजूर, मैं यह सब कुछ आपके न्याय के कारण जीत पाया हूं। यदि आप सही निर्णय न लेते तो मैं भी सच्चाई से बहुत दूर रह जाता। न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही रास्ता कठिन हो। अपने मेहनत की कमाई को हाथ से जाते हुए देखकर गोविंद बहुत दुखी था, मगर अशर्फियों के जाने से ज्यादा उसे अपनी इज्जत के जाने का दुख था। इस दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने न्याय अधिकारी को नागेश से मिलने की पूरी कहानी सुनाई और कहा, हुजूर, यह आदमी कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। न्यायाधीश ने पूछा, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? गोविंद बोला, हुजूर, बिना कर चुकाए शिवपुर में दाखिल होना एक जुर्म है। यह सुनकर नागेश चिल्ला उठा, हुजूर, इसने आपको यह झूठी कहानी सुनाई है। न्याय अधिकारी अपने फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कुछ सोचकर कहा, मैं इस मामले का फैसला कल करूंगा, लेकिन अभी नागेश ही अशर्फियों का मालिक लगता है, इसीलिए यह थैली फिलहाल नागेश को ही दे दी जाए, परंतु दोनों को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है। न्याय अधिकारी ने दोनों को अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। नागेश को अपने बनाए षड्यंत्र पर पूरा विश्वास था, जबकि गोविंद को अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा था। वह दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और फिर इत्मीनान से उसे नींद आ गई। आधी रात का समय हो चुका था और नागेश अभी तक सोया नहीं था। कुछ आहट सुनकर वह बिस्तर से उठकर बैठ गया। अपने सामने न्याय अधिकारी को देखकर वह हैरान रह गया और बोला, अरे हुजूर। न्याय अधिकारी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर उसके नजदीक पहुंचकर कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे पास बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। नागेश ने कहा, आदेश कीजिए हुजूर। न्याय अधिकारी ने कहा, थोड़ी देर पहले ही गोविंद मेरे पास आया था। वह कह रहा था कि अगर मैं उसके पक्ष में फैसला सुना दूं तो वह इस थैली में से 1,000 अशर्फियां मुझे दे देगा। नागेश ने पूछा, तो आपने क्या जवाब दिया? न्याय अधिकारी बोला, मैं क्या कहता, अब जो कुछ भी कहना है तुम बताओ, मैं तो कल अपना फैसला सुना ही दूंगा। यह सुनकर कुछ पलों के लिए नागेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ में आ गया कि न्याय अधिकारी के मन में बेईमानी आ गई है और इसीलिए उसने आज का फैसला कल पर छोड़ दिया। उसने सोचा, अगर न्याय अधिकारी गोविंद के हक में फैसला सुना देता है तो मेरी सारी मेहनत का किया हुआ षड्यंत्र बेकार हो जाएगा और सजा अलग से मिलेगी। अगर वह न्याय अधिकारी को रिश्वत दे देता है तो भी 1,500 अशर्फियां उसे मिल ही जाएंगी। यह ख्याल आते ही उसने न्याय अधिकारी से कहा, हुजूर, अगर गोविंद आपको 1,000 अशर्फियां दे रहा है तो मैं आपकी सेवा में 1,500 अशर्फियां देने को तैयार हूं, लेकिन आप फैसला मेरे ही पक्ष में करें। न्याय अधिकारी ने कहा, ठीक है, तो तुम अभी इसी वक्त मेरे हिस्से की अशर्फियां मुझे दे दो और बेफिक्र होकर सो जाओ। नागेश ने उसी वक्त 1,500 अशर्फियां न्याय अधिकारी को दे दी। न्याय अधिकारी के चले जाने के बाद नागेश भी नींद की आगोश में समा गया। अगले दिन जब दोनों न्याय अधिकारी के सामने हाजिर हुए तो नागेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी।
न्यायाधिकारी ने नागेश से कहा। ठीक है, अब तुम सबके सामने अपनी थैली की अशर्फियां गिन कर दिखाओ। यह सुनकर नागेश हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि न्याय अधिकारी ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं। कुछ सोच में डूबे हुए न्याय अधिकारी ने फिर से कहा, किस सोच में डूबे हो? गोविंद तो अपनी थैली में से 3000 अशर्फियां गिनकर दिखाने के लिए तैयार हुआ। यह सुनकर नागेश के होश उड़ गए। उसकी थैली में अब सिर्फ 1500 अशर्फियां ही रह गई थीं। अब अगर वह यह कहता कि 3000 में से 1500 अशर्फियां न्याय अधिकारी ने ले ली हैं, तो इस पर कोई विश्वास नहीं करता। उसे खामोश खड़ा देखकर न्याय अधिकारी ने अपने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि नागेश की थैली लेकर अशर्फियों की गिनती की जाए। आदेश का पालन हुआ और थैली में सिर्फ 1500 अशर्फियां ही निकलीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, बाकी की अशर्फियां कहाँ हैं? यह सवाल सुनकर नागेश के होश उड़ गए। फिर न्याय अधिकारी बोला, शायद तुम मेरी बात का जवाब देने की हालत में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूं कि इस थैली की बाकी अशर्फियां कहां पर है। यह कहकर न्याय अधिकारी ने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही अंदर से एक दूसरी थैली लाया और सबके सामने वह थैली पलट दी। अशर्फियों की गिनती की गई तो वह पूरी 1500 अशर्फियां थीं। इसके बाद न्याय अधिकारी ने नागेश की तरफ इशारा किया और कहा, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज ठग को। यह सुनकर सभी सिपाहियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि नागेश अचानक कैसे अपराधी साबित हो गया, जबकि सारे सबूत और गवाह उसके पक्ष में थे। न्याय अधिकारी ने सबको बताया कि वह रात को पहले ही गोविंद के कमरे में गए थे। गोविंद गहरी और सुकून भरी नींद में था। उन्होंने उसे जगाकर कहा कि उन्हें एक सौदा करना है और वह उसे अशर्फियां दिला सकते हैं, लेकिन गोविंद ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह एक भी अशर्फी रिश्वत के रूप में नहीं देगा। उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था और वह जानता था कि जो हुआ है वह उसके झूठ बोलने और राज्य का कर न चुकाने की सजा है। न्याय अधिकारी ने आगे कहा, फिर जब मैं नागेश के कमरे में पहुंचा तो वह जाग रहा था। मेरी आहट सुनते ही वह उठ बैठा। मैंने उसे भी यही बात बताई कि गोविंद मुझे 1000 अशर्फियां देने को तैयार है। नागेश ने मुझसे 1500 अशर्फियां देने की पेशकश की और इतनी ही अशर्फियां गिनकर मुझे दे भी दी। यह वही 1500 अशर्फियां हैं जो इसने मुझे रिश्वत के लिए दी थीं। यही इसके षड्यंत्र का सबूत है। सच यह है कि गोविंद ही इन अशर्फियों का असली मालिक है और नागेश एक धोखेबाज ठग है। यह सब सुनकर नागेश बहुत शर्मसार हो गया और गोविंद का मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल उठा। न्याय अधिकारी ने अशर्फियों की थैली गोविंद को देते हुए कहा, राज्य का कर न चुकाने की कोशिश करने की सजा के तौर पर तुम्हें 50 अशर्फियां खजाने में जमा करवानी होंगी। अब तो सब न्याय अधिकारी के न्याय की तारीफ करने लगे और गोविंद को उसकी अशर्फियां वापस मिल गईं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राइज एंड शाइन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।